इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं इस लेक्चर में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा वो शॉर्टकट मेथड जिससे कि आप डिटर्मिनेंट को निकाल सकते हो, लेकिन ये सारे रूल से थोड़ा सा अलग है। मैंने लास्ट लेक्चर में इसका यूज किया था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ स्पेशल काइंड ऑफ फैक्ट्स अबाउट डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज से भी अलग है। लास्ट क्लास में मैंने 6 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट बताया था जो कि एनसीईआरटी के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, आज हम 6 फैक्ट्स पढ़ेंगे और उसके बाद मैंने जो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है, जो डिटर्मिनेंट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका है, उसको मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ठीक है, उन कैटेगरीज को हम डिस्कस करेंगे। प्रोबेबली इस लेक्चर में मैं टाइप 1 कैटेगरी कवर कर लूंगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। कोशिश करेंगे टाइप 2 भी अगर कवर हो जाए इसी लेक्चर में। सो सबसे पहले शॉर्टकट मेथड टू एक्सपैंड अ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ये सारा रूल से अलग है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अब देखना, इसे अगर मैं एक्सपैंड करना है ना, तो इसका एक तरीका होता है। आपको एक सिंपल सा चीज आपको ध्यान में रखना है कि आपको मल्टीप्लाई 3 एलिमेंट्स को करना होता है। कितने एलिमेंट्स को? 3 एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो आप मल्टीप्लाई करोगे, ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करोगे। ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल, इनके एलिमेंट्स को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे, ए ई आई, देन प्लस प्रिंसिपल डायगोनल के जस्ट आप ऊपर चले जाओ। आप ऊपर क्या है? बी और एफ, लेकिन ये तो 2 एलिमेंट हुए, हमें तो 3 एलिमेंट मल्टीप्लाई करना है, तो 2 एलिमेंट्स तो आप यहां से लो। ठीक है, बी एफ, और जो तीसरा एलिमेंट है ना, वो डायगोनल से नीचे, डायगोनल के नीचे से लेना होता है। अब जरा डायगोनल के नीचे देखो कौन से लाइन में एक एलिमेंट है, तो भाई इस लाइन में तो 2 एलिमेंट है, यहां पर एक एलिमेंट है, तो ये आ जाएगा बी एफ जी, देन प्लस। अब डायगोनल के थोड़ा सा और ऊपर जाओ, यहां पर क्या आ गया? सी। अब सी तो भाई एक एलिमेंट हो गया, हमें 2 एलिमेंट्स और चाहिए जो कि हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब ये 2 एलिमेंट्स कहां से आएगा? तो डायगोनल के नीचे से आएगा। अब डायगोनल के नीचे कहां है 2 एलिमेंट्स? तो ये रहे वो 2 एलिमेंट्स। ठीक है, तो इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, डी एच। ओके, देन माइनस। अब माइनस लगाना है आपको। पहले तो 3 एलिमेंट्स को आप 3 टर्म्स लिख देने, उसके बाद आपको माइनस से स्टार्ट करना है। अब सिर्फ माइनस माइनस लगेगा। ओके, अब आपको सेकेंडरी डायगोनल कंसीडर करना है। ये होता है सेकेंडरी डायगोनल, आपको इसे कंसीडर करना है। इनके एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करो, जी ई सी, जी ई सी, देन अगेन माइनस। डायगोनल के थोड़ा नीचे आते, क्या है यहाँ पर? एच एफ। एच एफ को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एलिमेंट्स में तीसरा एलिमेंट कहां से आएगा? डायगोनल के ऊपर से आएगा। डायगोनल के ऊपर में कौन सा ऐसा लाइन है जहां पर एक एलिमेंट है? तो भाई ये वो लाइन है ना, यहाँ पर तो 2 एलिमेंट्स था, यहाँ पर एक एलिमेंट है, तो ये आ गया ए, देन माइनस। अब थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आई मिलता है। आई को किससे मल्टीप्लाई करना होगा? तो डायगोनल के ऊपर जाओ, देखो कौन सी लाइन में 2 एलिमेंट है, तो इस लाइन में 2 एलिमेंट्स हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कर दो, डी बी। तो ये होता है शॉर्टकट टू एक्सपैंड डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसका एक एग्जांपल भी कंसीडर कर लेते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरह का है, 2 1 3 4 1 2 3 2 3 ले लो आप। ठीक, हम इसे एक्सपैंड करना चाहते हैं। तरीका क्या है? प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को आपस में सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो क्या आएगा? 2 इंटू 1 इंटू 3 क्या हो गया? 6, देन प्लस, देन 1 इंटू 2, 2 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, तीसरा एलिमेंट यहां से है ना, 1 इंटू 2 इंटू 3 क्या हो गया? 6, देन अगेन प्लस। अब थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे हम, यहां पर 3 है, 3 इंटू क्या होगा? डायगोनल के नीचे आओ, देखो यहां पर 2 एलिमेंट्स हैं, 4 2 8, 8 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 24 हो गया। ओके, देन माइनस, माइनस लगा दिया। इसके बाद देखते हैं सेकेंडरी डायगोनल को। सेकेंडरी डायगोनल के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका प्रोडक्ट क्या हो गया? 9, देन माइनस, इसका प्रोडक्ट हो गया 2 2 4 इंटू 2, इट्स 8, माइनस 3 इंटू 4 है ना, 3 इंटू 4 इंटू 1, 12। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसे। 6 और 6 हो जाएगा 12, और यहां पर माइनस 12 है। ठीक है, रिमूव कर दिया मैंने। अच्छा, यहां पर 24 है और यहां पर 8 है, अगर इन्हें मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 16 हो जाएगा। 16 से अगर मैं 9 माइनस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? 7 बचेगा। राइट, ये आ गया हमारा डिटर्मिनेंट। क्लियर है? ये शॉर्टकट है। ठीक है, नोट कर लो इसे। ओके, हम अब स्टार्ट करते हैं सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ऑन डिटर्मिनेंट।
ठीक है, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सबसे पहला फैक्ट, ठीक है, ध्यान देना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट। अगर हमें प्रोडक्ट ए बी दिया गया है ना, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट दिया गया है ए बी, और हमें बोला गया है आप उसका डिटर्मिनेंट निकालो, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे। इससे अच्छा है कि आप ए का डिटर्मिनेंट निकाल दो इंटू आप बी का डिटर्मिनेंट कर दो, ठीक है। अगर आपको प्रोडक्ट ए बी का डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो क्या आएगा, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। ध्यान रखना, हियर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट आप स्क्वायर मैट्रिक्स का ही इवैल्यूएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसी फैक्ट से मैं दो और फैक्ट्स डेराइव कर रहा हूं, दैट इज अगर मुझे a रेज़ टू द पावर n का डिटर्मिनेंट निकालना है तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर n हो जाएगा, है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर n हो जाता है। देखो क्यों होता है ऐसा। अब अगर मुझे a रेज़ टू द पावर n दिया गया है, इसका मतलब क्या होता है, a इंटू a इंटू a इंटू a अप टू n टाइम्स, है ना, आप इसे n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। अब a को आप n टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, और फिर आप उसका डिटर्मिनेंट निकालोगे और ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इससे बेटर क्या होता है कि आप सिंपली a का डिटर्मिनेंट निकालो, उसके पावर में n रख दो, ठीक है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि अगर हम पहले प्रॉपर्टी को यहां पर यूज करें तो वो क्या बोलता है कि अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है तो आप डायरेक्ट ऐसा कर सकते हो कि पहले मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इंटू दूसरे मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कर सकते हो। तो यहां पर हम वही कर लेते हैं, मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट इंटू मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट n टाइम्स, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ a रेज़ टू द पावर n आ जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली इसका प्रूफ था, इसका प्रूफ है यहाँ, ठीक है। उसके बाद हम एक और फैक्ट यहीं से डराइव करते हैं, दैट इज अगर मुझे a इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालने के लिए बोला गया है तो वो a का डिटर्मिनेंट की पावर में क्या आ जाएगा, -1। जैसे आप लिख सकते हो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ इट, ठीक है। यहां पर ध्यान देना, यहां पर जो a के ऊपर जो -1 है ना, इसे हम बोलते हैं a इनवर्स, a इनवर्स, हियर दिस इज a इनवर्स, ठीक है। a इनवर्स जो होता है इज नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन a, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स फॉर्म में आप 1 अपॉन मैट्रिक्स a लिख नहीं सकते, ठीक है। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट के फॉर्म में अगर ऐसा दिया गया है तो आप 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a से लिख सकते हो। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डिटर्मिनेंट एक स्केलर नंबर है, ठीक है, स्केलर है एक्चुअली, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकती है इसकी वैल्यू, है ना। और उसके पावर में अगर आपने -1 लिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a हो सकता है, क्योंकि स्केलर के पावर में अगर आप कुछ भी ले लो वो नीचे आ सकता है ना, स्केलर के पावर में नेगेटिव होगा तो वो नीचे आ सकता है, क्लियर है। सेकेंड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अगर आपको मैट्रिक्स a प्लस बी का डिटर्मिनेंट निकालना है तो आप कैसे करोगे, आप डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ b निकाल दोगे, है ना। लेकिन एक्चुअली ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। मैट्रिक्स a प्लस b का डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट प्लस मैट्रिक्स b का डिटर्मिनेंट जनरली, जनरली का मतलब आमतौर पे, ओके। हो भी सकता है, ठीक है, हो भी सकता है, ठीक है, लेकिन आमतौर पे नहीं होता है, ओके, आमतौर पे ये नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें, हमने मैट्रिक्स ए ले लिया 2 3 4 5 और हमने मैट्रिक्स बी ले लिया है 1 2 3 1, ओके। अब हम LHS डिटरमाइन करते हैं। LHS क्या होगा, तो LHS आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी विच इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ a प्लस बी का मतलब क्या होगा, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 4 प्लस 3 7, 5 प्लस 1 6। इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 18 माइनस 35, है ना। 18 माइनस 35 क्या हो जाएगा, -17, ठीक है, -17 हमारा आंसर आ रहा है। अगर हम RHS निकाले तो क्या होगा, RHS भी डिटरमाइन कर लेते हैं। RHS की वैल्यू क्या होगी, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 3 4 5 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 3 1, है ना, a का डिटर्मिनेंट प्लस b का डिटर्मिनेंट। देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 5 2 10,
-12 प्लस, है ना, 10 - 12 1 - 6, ठीक है। इसे इवेल्युएट करते हैं। -12 - 6 -18, -18 प्लस 10 -8, -8 प्लस 1 -7। सो यहाँ पर -7 आ रहा है, यहाँ पर -17 आ रहा है, जो कि इक्वल नहीं है, ठीक है। आमतौर पे इक्वल नहीं होते, लेकिन कभी अगर इक्वल हो भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आमतौर पे नहीं होता, जनरली नहीं होता है, ठीक है। माइनस के लिए भी ये वैलिड है, ठीक है। अगर a माइनस बी का डिटरमिनेंट निकाल रहे हो, देन दिस इज नॉट इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस डिटरमिनेंट ऑफ b। जनरली आमतौर पे ये इक्वल नहीं होते, ठीक है। इसे नोट कर लो आप एक बार, ओके। थर्ड प्रॉपर्टी, ठीक है ना, थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी देखो, ओके, थर्ड प्रॉपर्टी स्टार्ट करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से है, इफ A is a square matrix such that its elements above or below principal diagonal are 0, ठीक है। ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट या तो 0 है या फिर नीचे के एलिमेंट 0 है, ओके। देन डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स हो जाता है, ठीक है। कैसे समझते हैं, यहां पर जो मैट्रिक्स है या फिर डिटरमिनेंट ऑफ A है, कुछ ऐसा दिखेगा, A B C, ये तो हो गया प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। इसके ऊपर के एलिमेंट 0 एक बार रख लेते हैं, नीचे कुछ भी होगा, या फिर ऐसा हुआ होगा कि यहां पर प्रिंसिपल डायगोनल में तो एलिमेंट्स हैं बट नीचे वाले एलिमेंट 0 हो गए और ऊपर में कुछ भी रहा होगा x y z। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि प्रिंसिपल डायगोनल में तो एलिमेंट्स हैं बट ऊपर के एलिमेंट्स 0 है और नीचे के एलिमेंट्स भी 0 है, ठीक है। इन तीन केसेस को हम स्टडी करते हैं। इसमें क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0, इसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट 0, इसमें दोनों ही 0 है। क्या होगा कि अगर हम डिटरमिनेंट निकालते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जो डिटरमिनेंट आएगा वो A इंटू बी इंटू सी आएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आएगा, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आएगा, ठीक है। करके देखते हैं। एक तो तरीका है कि आप सिंपल वे से आप इसे एक्सपैंड करके देखो, और दूसरा जो मैंने आज आपको एक शॉर्टकट बताया है उसका यूज करो। मैं शॉर्टकट यूज करता हूं यहाँ पे। शॉर्टकट कुछ इस तरह से काम करेगा, अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले तो डायगोनल एलिमेंट्स का हमने प्रोडक्ट कर दिया A B C, देन प्लस। अब हम डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर जाएंगे, हम ऊपर जाते ही क्या नजर आता है, 0 इंटू 0। आगे सिंप्लीफाई करना ही नहीं है क्योंकि 0 इंटू 0 0 हो चुका है, कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो वो 0 ही आएगा। फिर इसके साथ भी कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो 0 ही आएगा। सेकेंडरी डायगोनल की बारी आ गई। सेकेंडरी डायगोनल में भी क्या है, यहां पर 0 होने की वजह से ये 0। अब उसके नीचे अगर हम आ जाए तो z इंटू 0 है, इसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है। और c को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, c को आप मल्टीप्लाई करने वाले हो इन दोनों के साथ, तो c इंटू एक्स इंटू 0 0 आएगा। तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो A B C ही आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा, बाकी सारे टर्म्स 0 हो जा रहे हैं। यहां पर भी वही सिनेरियो है और यहाँ पे तो साफ साफ नजर आ रहा है A B C, और तो कुछ बचा ही नहीं, राइट। सो हमें क्या समझ में आया कि अगर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट 0 हो या फिर नीचे के एलिमेंट 0 हो या फिर ऊपर और नीचे दोनों के एलिमेंट 0 हो, जो डिटरमिनेंट आता है वो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स आता है, ठीक है। अब जरा अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं ना। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल में तो एलिमेंट्स होते हैं लेकिन उसके ऊपर के एलिमेंट्स और नीचे के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0। तो यहां से हमें जो फैक्ट्स नजर आ रहा है, पहला, अगर एक मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है A B C और हमें इसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए बोला गया है,
तो ये सिंपली एबीसी आएगा। सेकंड फैक्ट जो मुझे मिला है वो ये है कि अगर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना है तो क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम ऑर्डर 3 का कंसिडर कर लेते हैं, है ना। तो ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है। क्या आएगा 1, क्योंकि देख सकते हो इनका प्रोडक्ट आएगा बस, ठीक है। उसी तरह से अगर I2 हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 कुछ इस तरह का नजर आता है। इसका भी डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है 1 होता है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है 1 होता है। आप I3 भी लिख सकते हो, सिंपली I भी लिख सकते हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसे नोट कर लो, फिर हम फोर्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी स्टार्ट करें। रब कर रहा हूं मैं इसे। स्टार्ट करते हैं अब फोर्थ प्रॉपर्टी, ठीक है, जो कि कुछ इस तरह से है। इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n by n, then डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या क्या आ सकता है देख। तो यहां पर दो केसेस है, या तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ऑफ ऑड ऑर्डर या तो ऑफ इवन ऑर्डर, ठीक है। तो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने कंसीडर कर लिया, हम उसका डिटर्मिनेंट निकालने वाले, ठीक है। हम एक बार यहां पर जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंसीडर करने वाले वो ऑड ऑर्डर का कंसीडर करते हैं, ठीक है। ऑड ऑर्डर का कैसा होगा भाई, तो डायगोनल एलिमेंट 0, ठीक है। और डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट्स अगर a है तो नीचे का एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है। यहाँ पर अगर माइनस भी है तो जस्ट इसके नीचे का एलिमेंट b हो जाएगा। यहाँ पर अगर c है तो यहाँ पर माइनस c आ जाएगा, ठीक है। ये एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर आ गया, ठीक है। इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। मैंने आपको शॉर्टकट बता रखा है, मैं शॉर्टकट यूज करूंगा। शॉर्टकट अगर आपको समझ में नहीं आया है तो एक बार फिर से उसे देख लो, अदरवाइज आप अपने जनरल तरीके से भी इसे एक्सपेंड कर सकते हो। एक्सपेंड करते हैं इसे। डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 0 प्लस a इंटू सी इंटू बी, ए बी सी, देन प्लस माइनस बी इंटू ए इंटू माइनस सी क्या आ जाएगा, माइनस ए बी सी आ जाएगा, ओके। देन माइनस सेकेंडरी डायगोनल की बारी आ चुकी है। सेकेंडरी डायगोनल को हम मल्टीप्लाई करने वाले b इंटू 0 इंटू माइनस बी, यहां पर 0 आ चुका है तो ये 0 हो जाएगा, राइट। उसके बाद माइनस सी इंटू 0, 0 हो गया। 0 इंटू एनीथिंग 0, तो फाइनली बस यही आ रहा है ना। और ये एक दूसरे का नेगेटिव है तो फाइनली क्या मिल रहा है हमें 0। तो अगर एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर तो डिटरमिनेंट क्या आएगा 0, ओके। 0 इफ ऑर्डर इज ऑड, यानी कि n इक्वल्स टू ऑड में, ठीक है। और अगर ऑर्डर इवन हुआ तो, यानी कि n की वैल्यू अगर इवन हुई तो क्या होगा, ठीक है, समझते हैं। तो यहां पर अगर इवन ऑर्डर होगा तो क्या होगा देखते हैं। a 0 a माइनस a 0, है ना। यहां पर इसका ऑर्डर इवन है, 2x2 का मैट्रिक्स है और उसका हम डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं। तो डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट क्या हो गया 0, है ना। दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होता है, सो माइनस a इंटू a विच इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ सिंपली a स्क्वायर। a स्क्वायर क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है ना। किसी भी नंबर का स्क्वायर क्या आता है, परफेक्ट स्क्वायर आता है, ठीक है। जैसे कि 2 का स्क्वायर करोगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा विच इज 4। 3 का स्क्वायर करोगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा दैट इज 9। दिस आर परफेक्ट स्क्वायर, है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर्स है, इनका स्क्वायर रूट हमेशा एक नेचुरल नंबर आता है, क्लियर है। ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहां पर हमें क्या मिल जाता है, ए स्क्वायर मिलेगा, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ ऑल द
elements of any row or column of determinant is 0, then value of determinant is 0. Okay, then value of determinant is 0. ध्यान देना, जैसे कि आपके पास एक डिटरमिनेंट है 0 0 0 A B C D E F, अगर आप इसे एक्सपैंड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 0 ही मिलेगा ना। ठीक है, आप देख लो यहाँ पर 0 0 0 है, तो आप R1 के अबाउट एक्सपैंड अगर करते हो तो 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग 0 इंटू समथिंग, जनरल प्रोसेस से आप आसानी से इसे एक्सपैंड कर सकते हो, मिलेगा क्या आपको? 0। तो किसी भी एक रो या फिर किसी भी एक कॉलम में अगर 0 0 0 आ जाता है तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या है, इतना आप पहले नोट कर लो। ठीक है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी के लिए मुझे थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए, नोट कर लो पहले आप इसे। सिक्स्थ प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से, इफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट becomes 0, okay, a value of determinant becomes 0 by substituting x equals to x1, then x minus x1 is a factor of given determinant. ठीक है, समझाता हूं इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आपको एग्जाम्पल से थोड़ा बेहतर समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं सबसे पहले, इवैल्यूएट 1 1 1 x अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। हमें इस डिटरमिनेंट को इवैल्यूएट करना है यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, हम प्रॉपर्टीज को यूज करके एक बार इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 1 1 1 कहां पर है? R1 में है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि किसी भी रो या फिर कॉलम में अगर 1 1 आ जाए तो आपको सबसे पहले दो एलिमेंट्स को 0 कर देना होता है, उसी रो या फिर उसी कॉलम में हो सके तो ज्यादा बेटर है, ताकि आप आसानी से उसे एक्सपैंड कर पाओ, क्योंकि अगर यहाँ पे 2 जीरोस होगा तो एक्सपैंड करना आसान हो जाएगा, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर 1 1 1 किसी रो में होता है तो जीरोस बनाने के लिए आपको कॉलम ऑपरेशन यूज करना होता है। ठीक है, पहला फैक्ट। ये फैक्ट्स इंपॉर्टेंट होंगे, ये फैक्ट्स आपको आगे चलकर डिटरमिनेंट के बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, तो इसे आप नोट करें। पहला फैक्ट है, इफ 1 1 1 lies in any row, then use column operation to create जीरोस। ठीक है, अगर ये किसी रो में लाई कर रहा है तो आपको कॉलम ऑपरेशन यूज करना है जीरोस क्रिएट करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दो जीरोस क्रिएट करेंगे हम यहाँ पर। हम C2 को चेंज कर देते हैं C2 माइनस C1 से। C2 चेंज हो जाएगा, कॉलम 2 चेंज हो जाएगा C2 माइनस C1 से। क्या हो जाएगा फिर इससे? 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहीं पर मैं एक और ऑपरेशन लगा देता हूं, C3 चेंजेस टू C3 माइनस C1। ठीक है, अच्छा एक और चीज नोट करने वाली है भाई, क्या कि अगर आपने कॉलम 1 का यूज किया हुआ है किसी और कॉलम को चेंज करने के लिए, तो आप उसी स्टेप में कभी कॉलम 1 को चेंज नहीं कर सकते। आप कॉलम 1 को चेंज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि आपने कॉलम 1 का यूज किया है किसी और कॉलम को चेंज करने के लिए। तो ध्यान रखना, इफ Ci और Ri is used to change any other row or column, then we can change Ci or
आर आई इन द सेम स्टेप। सेम स्टेप में आप इसे चेंज नहीं कर सकते। हाँ, आप किसी और रो को चेंज कर दो, लेकिन उसे अगर आप सॉरी किसी और कॉलम को आप चेंज कर दो यहाँ पर, ठीक है, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि C1 यहाँ पर चेंज नहीं होना चाहिए, और किसी और कॉलम को अगर चेंज भी कर रहे हो तो यहाँ पर C2 नहीं लिख सकते हम। ऐसा होता है कि यहाँ पर C3 माइनस C2 लिख देते हैं। C3 से अगर आप कॉलम 3 से अगर आप कॉलम 2 को माइनस भी करोगे तो 0 आएगा, मानता हूं, लेकिन कॉलम 2 तो यहाँ पर चेंज हो रहा है ना, कॉलम 2 यहाँ पर चेंज हो रहा है, ये चेंज होकर के कॉलम 2 में यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो 1 से आप 0 थोड़ा ना माइनस करोगे। इसी वजह से यहाँ पर C2 नहीं आ सकता, यूज आपको C1 का ही लेना है, ठीक है। C1 इज होल रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग C2 एज वेल एज C3। इसी वजह से C1 को हम यहाँ पर कभी चेंज नहीं कर सकते इसी स्टेप में, ठीक है। तो मैंने ये दो फैक्ट्स आपके लिए लिख दिया। तो अगर हम इस ऑपरेशन को लगा दें तो क्या होगा, हमारा जो डिटर्मिनेंट है 1x अल्फा, देखो कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि हमने कॉलम 2 और कॉलम 3 को चेंज किया हुआ है। यहां पर क्या आ गया 0, ये हो जाएगा x2 माइनस x, यहां पर हो जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा, है ना, यहां पर हो जाएगा 0, देन x क्यूब माइनस x, देन अल्फा क्यूब माइनस अल्फा, ठीक है। अब हम इसे एक्सपेंड कर दें क्योंकि 2 जीरोस तो बन चुके हैं, लेकिन 2 जीरोस बनने के बाद आपको एक और चीज का ध्यान रखना होता है। जब आप जीरो क्रिएट करते हो ना, जैसे ही आप जीरो क्रिएट करते हो तो जीरो बनने के जस्ट बाद आप चेक किया करो कि कुछ कॉमन आ सकता है क्या कहीं से। जैसे आप यहां पर देख सकते हो कि यहां से इस रो से आप x निकाल सकते हो और इस रो से आप अल्फा निकाल सकते हो। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, टेकिंग x कॉमन फ्रॉम R2 and alpha कॉमन फ्रॉम R3। आप आराम से यहां से कॉमन निकाल सकते हो, तो कॉमन निकालते हैं यहां से 1 0 0, यहां से अगर मैं x निकालूंगा तो ये x यहां पर आ गया, ठीक है, यहां पर 1 बचेगा, यहां पर x माइनस 1 बचेगा, यहां पर x स्क्वायर माइनस 1 बच जाएगा। यहां से आप अल्फा निकालोगे तो अल्फा यहां पर आ गया, यहां पर 1 बच रहा है, यहां पे अल्फा माइनस 1, यहां पे अल्फा स्क्वायर माइनस 1 बच रहा है, राइट। अब हम इसे एक्सपेंड करेंगे, तो मैं ये फैक्ट भी पहले लिख देता हूं। आफ्टर क्रिएटिंग each zeros, always remember to check for common factors which can be taken out, ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हमें क्या करना है, इसे एक्सपैंड करना है। तो इतना पहले आप नोट कर लो क्योंकि मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, मैं इसे रब करूंगा और फिर मैं लिखूंगा। ठीक है, ओके, यहां पर आप देख सकते हो 2 जीरोस हैं R1 में, सो हम इसे R1 के अबाउट एक्सपैंड करेंगे, ठीक है। सो डेल्टा इक्वल्स टू एक्स अल्फा, जो कि पहले से ही बाहर था। हम अगर इसको R1 के अबाउट एक्सपैंड करें तो हमारे पास आ जाता है x माइनस 1 टाइम्स अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइम्स अल्फा माइनस 1, ठीक है। इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट हमने लिख दिया, ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट हमने यूज किया यहाँ पर। सो डिटरमिनेंट इक्वल्स टू एक्स अल्फा आ जाता है। फैक्टराइज करो इसे, जब तक फैक्टराइज हो सके आपको करना होता है फैक्टराइज, है ना। तो ये x माइनस सॉरी अल्फा माइनस 1 अल्फा प्लस 1 हो जाएगा, माइनस x माइनस 1 x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर अल्फा माइनस 1 पहले से ही है, ठीक है।
अब देख लो अगर यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है ना, इस टर्म और ये जो 3 टर्म्स है इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो x माइनस अल्फा अल्फा माइनस वन, एक्स माइनस अल्फा अल्फा माइनस वन, दोनों ही कॉमन आ जाएगा, x माइनस वन अल्फा माइनस वन, अंदर क्या बच गया अल्फा प्लस वन यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस एक्स प्लस वन था तो माइनस एक्स प्लस वन हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस वन। ओके, ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, सो डेल्टा इक्वल्स टू एक्स अल्फा एक्स माइनस वन अल्फा माइनस वन अल्फा माइनस एक्स। ओके, ये आ चुका है हमारे पास डिटरमिनेंट। टाइम टेकिंग प्रोसेस है थोड़ा सा, बट हमारे पास एक शॉर्टकट भी है इस पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के लिए जिसमें फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको भी वो बताऊंगा, नोट कर लो इसे पहले एक बार। ओके, अब आपको क्या करना है, आंसर याद रखना है। ठीक है, आंसर आप देखो, हम अभी दूसरे तरीके से भी निकालेंगे, हमें देखना है सेम आंसर आ रहा है नहीं आ रहा। हम अब इस प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं, अब आपको ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्ली समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसे मैं रब कर देता हूं। फैक्टर्स के बारे में सोचते हैं। ठीक है भाई, इफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट बिकम्स 0 बाय सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल्स टू x1। ठीक है, x इक्वल्स टू x1 का मतलब है कि जो भी यहाँ पर वेरिएबल्स है ना, यहाँ पर x का मतलब वेरिएबल है, अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स है x एंड अल्फा, तो यहाँ पर हम वो वैल्यूज के बारे में सोच सकते हैं, वो वैल्यूज ऑफ x के बारे में सोच सकते हैं जिसके लिए डिटरमिनेंट 0 हो, या फिर वो वैल्यूज ऑफ अल्फा जिसके लिए डिटरमिनेंट 0 हो। ठीक है, दोज वैल्यूज ऑफ x फॉर विच डिटरमिनेंट इज 0, आपको वो डिटरमाइन करना है। ठीक है, सबसे पहले तो सबसे पहले देख लेते हैं x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पर रख दूं 1 तो क्या होगा, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख दूं तो यहाँ पर 1 1 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर दो रो इक्वल हो जाएंगे और ये 0 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू भी अगर 1 रख दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा और R1 एंड R3 इक्वल हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अल्फा इक्वल्स टू हम x भी रख सकते हैं ना, अल्फा और x अगर इक्वल हो जाए तो यहाँ पर मान लो x आ जाता है, तो x x स्क्वायर x क्यूब, ये R2 एंड R3 सेम हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। और क्या हो सकता है हमारे पास, x की वैल्यू 0 रख सकते हैं और अल्फा की वैल्यू 0 रख सकते हैं। तो दीज आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स व्हिच वी कैन पुट ओवर हियर सो दैट द डिटरमिनेंट विल टर्न इनटू 0। ओके, सो अगर ये सारे वैल्यूज पुट करने पे डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला गया था कि अगर x की वैल्यू x1 पुट करते हो और डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है, देन x माइनस x1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट। तो यहाँ पर x इक्वल्स टू 1 पुट करने पे डिटरमिनेंट 0 हो रहा है, यानी कि x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिटरमिनेंट, अल्फा माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस डिटरमिनेंट, अल्फा माइनस x is a factor of this determinant, and x minus 0 is factor of this determinant, and alpha minus 0 is factor of this determinant। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखो तो डिटरमिनेंट को हम फैक्टर्स के इन टर्म्स में ही तो लिख रहे हैं। ठीक है, फैक्टर्स होने का मतलब क्या होता है, जैसे कि मैं अगर बोलूं कि आप 6 का फैक्टर्स निकालो, ठीक है, 6 के प्राइम फैक्टर्स निकालो, मैंने अगर तुमसे बोला हुआ है, तो आप क्या लिखोगे, 2 into 3, ये इसका एक फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। तो अगर 2 और 3 6 का फैक्टर है तो 2 into 3 करने से क्या आना चाहिए, 6। 1 2 3 ये सारे 6 के फैक्टर है, बिकॉज 1 के टेबल में 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है और 3 के टेबल में भी 6 आता है। ठीक है, तो अगर आप इनके फैक्टर्स को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 ही मिलेगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो दीज आर फैक्टर्स ऑफ दिस डिटरमिनेंट। देयरफॉर हम इस डिटरमिनेंट को क्या लिख सकते हैं, इस डिटरमिनेंट को हम क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट इक्वल्स टू x माइनस 0 का मतलब x, अल्फा माइनस 0 का मतलब अल्फा, x माइनस 1 लिख दिया हमने, अल्फा माइनस 1 लिख दिया हमने, अल्फा माइनस x लिख दिया हमने। ठीक है, सारे वैल्यूज लिख दिए हमने। अब देख लो क्या ये डिटरमिनेंट और ये डिटरमिनेंट सेम आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से भी इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले तो वो वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स निकाल लो, सिर्फ x नहीं। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ x यहाँ पर लिखा हुआ है, बट इसका मतलब है कि जो भी यहाँ पर वेरिएबल्स है ना उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं, जिसकी वैल्यूज आप अपनी तरफ से कुछ भी डाल सकते हो, राइट। तो यहाँ पर आपके पास जितने वेरिएबल्स होते हैं उनका एक वैल्यू सेट करो। ठीक है, ऐसे वैल्यूज फाइंड आउट करो जो आप यहाँ पर अगर पुट करोगे तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास सेट ऑफ वैल्यूज मिल गए, वहां से आप क्या करो,
अगर x इक्वल्स टू 1 पे ये 0 हो रहा है तो x माइनस 1 इसका फैक्टर हो गया एंड सो ऑन, सारे फैक्टर्स निकाल लो और फिर आप डिटरमिनेंट को उसके फैक्टर के इन टर्म्स में लिख सकते हो। क्लियर है? नोट इट डाउन।